हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्जाम में अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद। एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को मिलता है कि कोई भी आर्टिकल पूछ लेता है। तो आज हम संविधान के उन अनुच्छेदों के बारे में पूछेंगे, जानेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनता है और हर बार बनता है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका एक नंबर तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल से एक नया क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आज हम मोस्ट आर्टिकल करेंगे, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अनुच्छेद क्या है हमारा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है अनुच्छेद 1, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 पूछ लिया जाता है कि संघ का नाम या उसका राज्य क्षेत्र किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो आप लगाएंगे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों का परिवर्तन। मतलब नए राज्य का निर्माण मतलब दो राज्यों में से एक राज्य को डिवाइड करना या नए राज्य बनाना। ठीक है, उनकी सीमाओं के नाम बदलना, उनके क्षेत्रों के नाम बदलना, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल आता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, कि नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है, नागरिकता से। ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो वैसे तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आती है, लेकिन नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 आपको ध्यान रखना है अगर अनुच्छेद 5 दिया हो तो। ठीक है, तो नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कि कानून के लिए क्या है, सबको समान न्याय मिलेगा। ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। तो एग्जाम में वेरी मोस्ट है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आप लगाएंगे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। और ये जो है ना, ये वाला आर्टिकल जो है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मजात के आधार पर कोई विभेदीकरण नहीं होगा। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कहा गया है कि जाति के आधार पर, उसके मूल जन्म के आधार पर या वंश के आधार पर या जन्मजात के आधार पर कोई भी विभेदीकरण नहीं होगा, कि सबको समान ही माना जाएगा, मतलब किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल कहता है अनुच्छेद 15। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्मजात के आधार पर कोई विभेदीकरण नहीं होगा, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल अंतर्गत। छुआछूत का अंत, वेरी मोस्ट आर्टिकल है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है कि छुआछूत का अंत। तो एग्जाम में काफी बार ऐसे पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, कि पूछा भी गया है, जैसे पिछली बार सीजीएल में आया था कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है छुआछूत का अंत। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या है कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है। लेकिन शिक्षा के आधार पर या आर्मी या सेनाओं के जो रैंक होती है उन पर क्या है, आपको उपाधि मिल सकती है। ठीक है, बाकी आपको किसी भी चीज में कोई भी उपाधियों का अंत होता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लगाएंगे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी व्यक्तियों को अपनी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन का अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 21 क्या के अंतर्गत आता है, 6 वर्ष से
14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 कै के अंतर्गत आता है। अगर हमारे कंट्री में आपातकालीन स्थिति भी हो, आपातकाल लग जाए, तो यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 कै ये कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी निलंबित नहीं होगा। मतलब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिलेगा ही, और 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं जैसे ST SC OBC आते हैं, इनके क्या है, इनके हितों का संरक्षण कौन करेगा, अनुच्छेद 29 करेगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपको अनुच्छेद दे दिए जाएंगे 29, 30, 31, 32। तो आप लगाएंगे अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना कि वेरी वेरी मोस्ट है, तो उसको तो आपको याद रखना ही है, लेकिन बाकी तो सारे ही मोस्ट हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इन सबसे, तभी मैंने ये सब आपको याद करा रहा हूं। लेकिन इनमें बोल देता हूं ना वेरी वेरी वेरी, तो ये एग्जाम में काफी बार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, समान कार्य करने के लिए उसे क्या है, समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो समान कार्य कर रही है तो उसे क्या होगा, समान ही वेतन प्राप्त होगा। यह अनुच्छेद 39 कहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, उसे समान वेतन मिलेगा अगर वो समान कार्य कर रही है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए अच्छी तरीके से। बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो आप लगाएंगे कि ग्राम पंचायतों की स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में है। मतलब ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अनुच्छेद 41, कुछ दशकों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब कुछ दशकों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत या 41 के अंतर्गत है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत। अनुच्छेद 45 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो बालक अवस्था की देखभाल करना और उनकी शिक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 21 कै में है। और 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की जो बालक अवस्था होती है उनकी केयर करना, ठीक है, उनकी शिक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, अनुच्छेद 48 कै, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा जो है अनुच्छेद 48 कै के अंतर्गत आती है। कि वन के जो जीव होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, उसकी संरक्षण जो होता है, उनकी जो रक्षा होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 48 कै के अंतर्गत आती है। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 51 कै, जिसके अंतर्गत क्या है, मौलिक कर्तव्य आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 51 कै के अंतर्गत आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं।
ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अब आता है अनुच्छेद 52। भारत का राष्ट्रपति, मतलब भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे छोटा क्या है? आर्टिकल भी इसी को कहते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति है या होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रावधि, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होगा, क्या क्या उसमें प्रावधान होंगे, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आता है। अगर राष्ट्रपति के ऊपर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर राष्ट्रपति की वीडियो देख लें, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने देख ली तो राष्ट्रपति की से अगर प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पदावधि। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति पद की योग्यता, कि राष्ट्रपति के पद की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए, ये क्या क्या उस चीज के लिए एलिजिबल होना चाहिए, वो सब किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आती हैं। ये सारी हमने डिस्कस की हुई हैं जब हमने राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आती है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आती है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत आता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, कि राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकता है, यह शक्ति उसे किस अनुच्छेद से मिली है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेद 76, यह आता है भारत का एक महान न्यायवादी, कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 66 के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 79, संसद के गठन का प्रावधान है। इसमें 79 में क्या है? संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 79 आर्टिकल जो है इसमें क्या है? संसद के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 108, कुछ दशकों में दोनों सदन जो होते हैं उनकी संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या है? कि सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। और सदन की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह सदन की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। ठीक, अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत। नेक्स्ट आर्टिकल है 110, धन विधेयक की परिभाषा। इस आर्टिकल के अंदर क्या है? जो हमारा धन विधेयक होता है उसकी परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि धन विधेयक किस सभा में सबसे पहले पास होता है? तो लोकसभा में क्या होता है? सबसे पहले जाता है धन विधेयक। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा? अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आपका अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। कौन सा? वार्षिक वित्तीय विवरण। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत, हमारा अनुच्छेद 148 है। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 148 क्या कहता है? कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। क्या कहता है? कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, अनुच्छेद 148 कहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 आर्टिकल होंगे, तो उसमें अगर 148 आर्टिकल होगा तो आप लगा देंगे कि 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत है राज्यपाल की नियुक्ति। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 है नगर पालिकाओं का गठन। तो नगर पालिका का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
तो अनुच्छेद 243 थ के अंतर्गत आता है नगर पालिका का गठन। और नगर पंचायत का तो अभी हमने बताया था, पंचायत आती है आपकी, वो आती है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? 343 कि संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी घोषित की गई है, कि जो भारत की राज्य भाषा कोई नहीं है, लेकिन भारत की राजभाषा हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी जो है घोषित की गई है। ये किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 343 की में की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 343। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अनुच्छेद 352 ये क्या है? अगर कोई बाहर से आक्रमण हो जाता है तो आपको ये जो है आर्टिकल लगाया जाता है 352, आपातकाल की स्थिति। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा, मतलब कोई युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ऐसा रखना है कि बाहरी आक्रमण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 356। इसमें क्या है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वो क्या, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। मैंने आपातकाल पूरा पढ़ा रखा है, डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप हमारी वीडियो में जाकर जो है पॉलिटी की वीडियो है उसमें आपातकाल जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है, राष्ट्रपति आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या है? जैसे कि हमारे देश में भूखमरी आ जाए तो जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 360 क्या है? तो आप लगाएंगे वित्तीय आपातकाल है। और अनुच्छेद 352 क्या है? तो आप लगाएंगे बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है। अनुच्छेद 356 क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जो भारत में अभी तक नहीं लगाया गया? तो अनुच्छेद 360 मतलब वित्तीय आपातकाल जो है वो भारत में अभी तक नहीं लगाया गया। ठीक है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए इसी कारण से कि हमारा जो अधिकतर जो हमारी जो पॉपुलेशन का आधा से ज़्यादा परसेंट क्या है, खेती करते हैं, तो वो क्या है हमारी, इसलिए अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमारे आर्टिकल थे, इनको आप नोटबुक में लिख लेंगे और आप अच्छी तरह से उनको रिवाइज कर लेंगे और एक बार और वीडियो देख लेंगे, तो आई होप आपको ये आर्टिकल कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल का शेयर ज़रूर करना, जिससे कि और आप हमारे जो हमसे और व्यक्ति जुड़ पाएँ और हम उन्हें अच्छे से और पढ़ा पाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।